नमस्कार साथियों, मैं अवनीश एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं, एक श्रृंखला चला रहे हैं जीएस के प्रश्नों की। 15 से 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जिसकी आवश्यकता होती है उसकी व्याख्या भी करते हैं। और परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाला मटेरियल है। आप लोग इसको देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, समय ना खराब करते हुए अपनी मुख्य चीज़। ज़्यादा समय होता फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। जहाँ से छूटा था उसी के आगे का हम बनाते हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। पतंजलि का योग संबंध किससे था? तो योग सूत्र से था साथियों। पतंजलि का ये सूत्र से था, योग संबंध योग सूत्र से था। योग सूत्र का इन्होंने जो है वो आविष्कार किया है। आगे है, अगला प्रश्न है, मछली का तेल किस विटामिन से मछली का तेल किस विटामिन का स्रोत है? प्रश्न यह है कि मछली के तेल में किस विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो साथियों इसमें विटामिन ए एंड डी पाई जाती है। मछली की तेल में, मछली में या मछली के तेल में ए एंड डी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये विटामिन से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। जब विटामिन ए की कमी होती है, उसकी पूर्ति के लिए ज़्यादातर लोग मछली खाने की सलाह देते हैं या फिर उसका तेल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? तो साथियों हमने संविधान से एक प्रश्न लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान समिति के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और साथियों इनको ही भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा फ्रेम बनाया था। इनकी अध्यक्षता में ही पूरी फ्रेमिंग की गई थी संविधान की। इनके साथ में 7 अन्य लोग भी थे, 6 अन्य लोग थे, ये अध्यक्ष थे उस प्रारूप समिति के। तो इन्होंने जो प्रारूप बनाया था, अंत में उसी को संशोधन जो भी हुए, बीच में कुछ संशोधन हुए, कुछ बढ़ाया गया, कुछ घटाया गया। इस तरीके से करीब जो हमारी संविधान सभा की बैठकें थीं, वो 11 बैठकें हुई थी 26 नवंबर 1949 तक। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसमें उसको जो प्रारूप तैयार हुआ था उसको अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। प्रश्न ये आता है कि संविधान को किसने अपनाया था? तो साथियों संविधान जो अपनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, दूसरे वीडियो में ये भी है। तो इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, लेकिन एक अंतिम बैठक और 12वीं बैठक हुई थी साथियों 24 जनवरी 1950 को। उसके लगभग 1 महीने के बाद एक अंतिम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र यानी लोकतंत्र बन जाता है, गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। और 24 जनवरी 1949 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। और 24 जनवरी 1950 को यानी कि 2 दिन पहले ही उनको मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के पद पर। वो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। लेकिन प्रश्न ये आता है कि संविधान को अपनाया या अडॉप्ट कब किया गया था? तो साथियों वो तारीख है 26 नवंबर 1949। लगभग 2 महीने के बाद, वो नवंबर दिसंबर जनवरी है, 2 महीने के बाद लगभग उसको हमारा गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो संविधान से संबंधित ये 2-3 बिंदु मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है, आप लोग चाहें तो याद रखें। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता, पूछ देते हैं, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति का प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षाओं में। जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के अंदर, उसमें एक झंडा समिति थी साथियों। तो झंडा समिति का कई किताबों में तो कहीं कहीं लिखा मिल जाता है कि डॉक्टर कृपलानी थे, जबकि इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो संविधान सभा की स्थापना साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। और उस दिन अध्यक्ष कौन बनाया गया था? इसका स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष जो चुनाव किया गया था वो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कौन थे, वो इसके अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे इसके। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ है साथियों? चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, एक लैगून झील है। चिल्का झील बहुत ही मशहूर झील है भारत की, उड़ीसा में है चिल्का झील। ऐसा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है इसका, हमने अगला बिंदु जो लिया है वो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारतीय नागरिकों के साथ में विदेश के नागरिकों को भी दिया जाता है, जो भारत के नागरिक रहे हैं उनको भी दिया जा सकता है। और साल में लगभग अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, साल में अधिकतम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। खेल के मामले में अभी तक केवल 1 लोगों को मिला है, सचिन तेंदुलकर को, जो संशोधन किया गया था, जबकि पहले मिलने का उसमें विवरण नहीं था कि खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा, लेकिन संशोधन किया गया और उनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? गोलकुंडा फोर्ट साथियों हैदराबाद में है। हैदराबाद सभी को पता है कि तेलंगाना की राजधानी है, और जो तेलंगाना राज्य है वो 2014 में बना था, भारत का 29वां राज्य था। तो वहां पर है, हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अभी हैदराबाद में ही है, लेकिन ये 2000 लगभग 24 से बदल जाए, अलग अलग हो जाएगी कि उसकी राजधानी अमरावती है। अमरावती में अभी बिल्डिंग बन रही है उसकी, तो इसलिए राजधानी भी दोनों की हैदराबाद से ही काम चल रहा है। अगला प्रश्न हमने लिया है, किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? तो साथियों शनि के, जिसने बृहस्पतिवार को, सॉरी बृहस्पति को पीछे कर दिया है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है? पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पृथ्वी के उपग्रह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमने और लिया है भूगोल से, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों सबसे ठंडा महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका दक्षिणतम महाद्वीप है, यानी दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। मैप में देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जो बर्फ सा ढका हुआ सफेद सफेद चमकता है, तो वो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ जनसंख्या नगण्य पाई जाती है, यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि साल भर बर्फ ढका रहता है। और ये विज्ञान को समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देते हैं, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। या कोई देश नहीं है, बस कुछ देशों का अपना कब्जा है। एक संधि के तहत भारत के भी यहाँ पर वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। 3 वैज्ञानिक केंद्र, अनुसंधान केंद्र स्थापित है साथियों। पहला है, जो सबसे पहला था यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री के नाम का बनाया गया था, वर्तमान में बंद है। दक्षिण गंगोत्री जो था यहाँ का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था भारत का। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बनाया गया, यहाँ पे स्थापित किया गया, वो मैत्री है। और तीसरा भारती, मैत्री और भारती जो अनुसंधान केंद्र हैं वो अभी कार्यरत है। यहाँ पर जो रिसर्च होती है, यहाँ जाते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग, वहाँ रहते हैं, हालांकि बहुत कठिन काम है रहना, फिर भी वहाँ पे रिसर्च हो रही है और सब रहते हैं। तो ये हो गया हमारा अंटार्कटिका से संबंधित बिंदु। इससे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में अंटार्कटिका से ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? तो साथियों फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर ने बसाया था। यहाँ पर एक बिंदु और है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। और इसको याद रखिएगा, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और अकबर ने क्यों बनवाया था? तो पश्चिम की विजय, पश्चिम विजय मतलब गुजरात विजय का विवरण है यहाँ पे दिया जाता। पश्चिम का मतलब गुजरात की विजय से है। गुजरात विजय से जो राजा अकबर ने प्राप्त की थी, गुजरात को जीता था पश्चिम में, उसकी याद में इसने, उसकी खुशी में यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो गैस है, कौन सी गैस पृथ्वी में वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन है साथियों। ये लगभग
75% से ज्यादा पाई जाती है। और अगला हमने बिंदु लिया है, पृथ्वी का आकार सभी ग्रहों में किस स्थान पर है। पृथ्वी का आकार सभी ग्रहों में किस स्थान पर है। पृथ्वी का आकार की बात हो रही है साथियों यहाँ पे। पृथ्वी का आकार सभी जो है ग्रहों में कौन सा है, तो वो पांचवा है। कौन सा है, पांचवा है। यहाँ पर पांचवा ग्रह है पृथ्वी, सीरियल के हिसाब से, आकार की दृष्टि से हम। और अगर उनकी बात करें ग्रहों की, तो कुल ग्रह 8 हैं हमारे सौर मंडल में। कुल ग्रह 8 है साथियों, कुल ग्रह जो है वो 8 है, कुल ग्रह 8 है। कुल ग्रह 8 हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं, सूरज से हम अगर उसकी दूरी देखें तो सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर 2-3 बिंदु हम आपको और बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी हमारा पांचवा हो गया, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है साथियों। अब यहाँ पर घटते हुए क्रम में अगर हम इनका देखें, आकार के रूप में देखें तो, आकार के रूप में अगर हम इनको देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण, फिर वरुण, पांचवें नंबर पर अपनी पृथ्वी आती है, छठे पर शुक्र, मंगल और बुध। बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसको सांझ का और भोर का तारा भी कहा जाता है, प्रातः काल एवं सायंकाल का भी तारा कहा जाता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक ग्रह है, लेकिन ये सबसे चमकीला ग्रह है, और इसको भी सांझ और भोर का तारा कहा जाता है साथियों। ये दोनों ऐसे हैं। और इसको सूर्य की एक खासियत ये है, सॉरी शुक्र की जो खासियत है, इसको अपना पृथ्वी के सबसे निकट वही है, सबसे चमकीला ग्रह है साथियों है, और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि इसका सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि इसकी जो इसका जो परिक्रमण है, जो अपने घूमता है अपने ग्रह पर, अपने अक्ष पर जो घूमता है, इसका भ्रमण जो है वो उल्टा है, पृथ्वी की अपेक्षा पूरब से पश्चिम क्यों करता है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है। तो ये हो गया हमारा सौर मंडल से संबंधित 2-3 बिंदु। आगे आइए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 14, हम जो मैंने वीडियो संविधान के तहत जो मैंने वीडियो बनाए हैं साथियों, उसमें हमने मौलिक अधिकारों को पूरा कर दिया है। नीति निर्देशक तब तो चल रहे हैं, एक पार्ट उसका बन गया है। तो इसमें मैं मौलिक अधिकार बड़े विस्तार से हमने पढ़ा है, 4 से 5 वीडियो में छोटे छोटे। तो उसमें 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। उसमें पहला मौलिक मौलिक अधिकार जो है वो समानता या समता का अधिकार है। उसमें 14 जो आर्टिकल कहता है वो है समता का अधिकार। उसमें हमें समानता के लिए कहा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने उसमें बता दिया, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे, संविधान का वीडियो पढ़ा है, तो उसमें विस्तार से मैंने परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको पढ़ाया है। जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी के हिसाब से मैंने उसमें पढ़ाया है। तो अनुच्छेदों को देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। अगला है नरोरा। नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ है, तो ये नरोरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास है साथियों। ये परमाणु केंद्र है, वहां से बिजली बनाई जाती है। सह्याद्री का नाम, सह्याद्री को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है साथियों, पश्चिमी घाट। जैसे हमने बताया था कि हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये भारत के उत्तरी से लेकर पूर्व हिस्से तक है, लगभग उत्तर साइड में है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो दक्षिण में क्या है, जैसे हमारा भारत है, ये भारत है हमारा, तो यहाँ पर जो रेख, ये पहाड़ है, आपने देखा होगा किनारे किनारे पूरा पहाड़ है। ये है नीलगिरी वगैरह है, दोदा बेट्टा है, अनाईमुडी है, चोटी है सबसे बड़ी। तो इसको सह्याद्री कहा जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम साथियों जो है वो पश्चिमी घाट है। इसको पश्चिमी घाट कहते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न। तमिलनाडु के पूर्व वाला पूर्वी कहा जाता है, उधर केरल कर्नाटक वाला हिस्सा पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों, ये भी भूगोल से मैंने प्रश्न लिया है, प्रश्न पूछा भी जाता है। और अगर नक्शा आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ज्योग्राफी मैप से बहुत जल्दी याद होती है। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 वीडियो मैप से ज्योग्राफी के शुरू करें। तो इसमें आपको एक कनाडा देखा होगा मैप में, अगर हम कनाडा देखेंगे, यूएसए के ऊपर कनाडा है। कनाडा से पूरब साइड में, सबसे उत्तर पूरब साइड में, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव के किनारे एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, एक द्वीप है। उस द्वीप को ग्रीनलैंड कहा जाता है साथियों, उस द्वीप को ग्रीनलैंड कहा जाता है।
जैसे बसा हुआ है, इस टाइप का बसा हुआ है, बहुत बड़ा ये है, और यहाँ पे पूरा कनाडा है। तो ये ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये जो है इस पे डेनमार्क का कब्जा है। सबसे बड़ी बात साथियों, जब डेनमार्क बहुत दूर है, वहां से यूरोप में पड़ता है, ये भी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये कनाडा के पास है। लेकिन यूरोप यहाँ काफी नीचे है, वो उसका डेनमार्क, उसका कब्जा है यहाँ पर डेनमार्क का। तो ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के कब्जे में है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है, अगला मैंने बिंदु लिया है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस शुष्क बर्फ के नाम से भी जानी जाती है। शुष्क बर्फ के नाम से हम इसको जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, वो आपको भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ी दुश्मन है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में अपना रोल देती है, अपना रोल करती है। इसका रोल जो है सबसे बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। तो ये बहुत खतरनाक है, इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कितने सब दुनियादारी कारखाने वो हो रहा है, सब वृक्षों का दोहन हो रहा है प्रकृति का, तो नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? मैंने भी ऊपर बताया था 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। इसी दिन से हमारे देश का अपनी सरकार शुरू हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर, खूब जानते हैं, सभी जानते हैं, 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है साथियों? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में विश्व स्तर पे बहुत से सम्मेलन, संधियां होती रहती हैं। उसमें एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये संधि हुई थी एक तरीके से विश्व के देशों के बीच में जलवायु परिवर्तन से, कि जलवायु बहुत परिवर्तित हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाए, उस पर ठोस कदम उठाया जाए जिससे नुकसान ना हो, परिवर्तन ना हो ज्यादा जलवायु का। तो इसके संबंध में एक समझौता हुआ था, उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर मैं एक और बताना चाहेंगे, एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। साथियों ये तो है जलवायु से संबंधित। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो था हमारा ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से, ओजोन परत की सुरक्षा के संबंध में। जब देखा कि बड़ी बड़ी चिमनियां लगी, फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतना धुआं हो रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। ओजोन जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो उसको उसको बचाने के लिए एक समझौता किया गया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है विश्व के देशों के बीच में। ये 1987 में हुआ था। तो देखा होगा आपने कि एक दिवस मनाया जाता है ओजोन को बचाने के लिए, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कि उसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि ओजोन परत हमारी सुरक्षित रहे, जो सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और जब जिस दिन ये नष्ट हो जाएगी तो उस दिन पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, बीमारियां इतनी फैलेंगी, सबसे ज्यादा इसमें त्वचा कैंसर होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए जागरूकता फैलाने के लिए ये किया जा रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कभी कभी मैचिंग भी दे देते हैं, चार मिला करके, चार को यहाँ मैच करिए। आगे है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी जो है ये दिमाग में होती है, सिर में होती है, और ये सबसे छोटी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। विज्ञान के और भी प्रश्नों को शामिल करेंगे, मैं उन्हीं प्रश्नों को छांट के शामिल करता हूँ। मैं कई पेपर्स का अध्ययन करता हूँ साथियों, कई मॉडल उठाता हूँ, कौन सा पेपर प्रश्न कहाँ कब किस परीक्षा में पूछा गया है, उसी से संबंधित हम एक छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोगों को लाभ मिले। अगर आप वास्तव में इनको देखेंगे तो लाभ जरूर होगा। ये परीक्षा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनके आसपास के आते हैं। इसमें कुछ तो वो क्वेश्चन है, कुछ हम अपने तरफ से क्वेश्चन बनाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में काम आ सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है शायद? तो ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। सबसे छोटी अंतःस्रावी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। तो थायराइड सबसे बड़ी, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों। तो यहाँ पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने प्रश्नों को शामिल किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे। आगे हम कल बढ़ेंगे, मानव शरीर का सबकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है इनको हम बताएंगे। मैंने बना रहे हैं, और जब लगभग हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे
तो 100 के लगभग 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम इसकी एक पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव के माध्यम से लिंक में मिल जाएगी, यूट्यूब पर अपलोड करके इसको आप सेव कर सकते हैं, अपने पास प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चन तो लगभग सबको पता है। तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्नों को शामिल करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसको देखते रहिए, दोहराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। परीक्षाओं की भरमार होनी ही इस बार है। जो सोया सो चूका, जो सो जाए सोएगा वो चूक जाएगा, इसलिए उठ जाइए और लग जाइए। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।